हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का सेशन एंडिंग एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ अ बेबी इज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेल के अंदर प्रेजेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बेबी के सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड्स या फिर क्रोमोसोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का काम होता है कि वो डिटरमाइन करेगा कि जो बेबी का सेक्स है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। अब आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक ग्लास रॉड है और एक पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ है, इनको अगर आपस में रब किया जाए तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? द रॉड एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज while the cloth has a negative charge. The rod and the cloth both acquire negative charge. The rod becomes negatively charged while the cloth has a positive charge. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज while the cloth has a negative charge. अगला क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन देयर इज अ चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इंडिकेट्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब कंडक्टिंग सॉल्यूशन से करंट पास होता है तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर द लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। अगला क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब आपके सामने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसकी वॉइस की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। आपके सामने ऑप्शंस हैं, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन, अ वुमन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ मैन। देखिए, जो पिच है और जो फ्रीक्वेंसी है इनके बीच में आपस में कनेक्शन है। जिसकी पिच हाई होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, जिसकी पिच लो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो जो आदमी होता है उसकी वॉइस की पिच कम होती है, इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स कॉज्ड बाय वायरसेस। अब आपके सामने कुछ डिजीज दे रखी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वायरस की वजह से होती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, टाइफॉइड, डिसेंट्री, इन्फ्लुएंजा या फिर कॉलेरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कोल इज यूज टू ऑब्टेन ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स एंड परफ्यूम्स एटसेट्रा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस टाइप का कोल ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स एंड परफ्यूम्स को बनाने में काम में लिया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कोक, कोल गैस, नेचुरल गैस या फिर कोल टार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोल टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इज कॉल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आई का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि लाइट को अंदर एंटर होने में कंट्रोल करता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आइरिस, लेंस, कॉर्निया या फिर रेटिना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ड्राई वेदर व्हाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग ड्राई वेदर जब हम अपने बालों पे कॉम्ब करते हैं तो कभी कभी हमारे बाल ऐसे ऊपर उड़ते हुए नजर आते हैं, तो इसके पीछे कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज, राइट द यूनिट यूज टू मेजर लाउडनेस। तो इसका आंसर होगा, म्यूजिक इज अ साउंड विच प्रोड्यूसेस अ प्लीजिंग सेंसेशन while नॉइज इज एन अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट साउंड। डेसिबल्स इज द यूनिट यूज टू मेजर द लाउडनेस ऑफ साउंड। तो देखिए, म्यूजिक का मतलब होता है ऐसी साउंड जो कि हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन नॉइज का मतलब होता है अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट साउंड, जो कि हमें सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जो हमारे अंदर इरिटेशन को डेवलप करती है। और आपसे पूछा गया था कि लाउडनेस को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, तो इसका आंसर होगा, डेसिबल इज द यूनिट टू मेजर द लाउडनेस ऑफ साउंड। अगला क्वेश्चन है, अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्लैकस्मिथ टूल बनाते समय गरम मतलब जो हॉट पीस ऑफ आयरन मतलब कि लोहे का जो गरम टुकड़ा होता है उसके ऊपर हथौड़ा मारता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, मतलब कि हैमरिंग की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो किस तरीके से पीस ऑफ आयरन को अफेक्ट करेगा। इसका आंसर होगा, when blacksmith hammers a hot piece of iron, he uses his muscular force. This muscular force changes the shape of iron so that it can be given a desired shape. देखिए, जो ब्लैक स्मिथ है वो हॉट पीस ऑफ आयरन के ऊपर हथौड़ा मारते वक्त अपना मस्कुलर फोर्स को अप्लाई कर रहा है। इस मस्कुलर फोर्स की वजह से जो आयरन का शेप है वो चेंज हो जाता है, ताकि हमको जिस टाइप का कोई टूल बनाना है हम उस शेप में उसको इजीली डेवलप कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, एक्सप्लेन। इसका आंसर होगा मेंस्ट्रुएशन इज द प्रोसेस ऑफ द शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग ऑन रेगुलर मंथली बेसिस इन विमेन। देखिए बच्चों, विमेन के यूट्रस के अंदर एक थिनर लेयर होती है जिसे कहा जाता है यूट्राइन लाइनिंग। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर महीने जब विमेन के बॉडी से बाहर यूट्राइन लाइनिंग रिलीज होती है तो यूट्राइन लाइनिंग का बाहर रिलीज होने की जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। अगला क्वेश्चन है लाइटनिंग कैन बी सीन एट द मोमेंट व्हेन इट ऑकर्स। देखिए जब बिजली चमकती है तो हम उसे देख सकते हैं। सूर्या ऑब्जर्व लाइटनिंग इन हिज एरिया। तो सूर्या ने अपने एरिया में बिजली चमकते हुए देखा। ही हर्स द साउंड 5 सेकेंड आफ्टर ऑब्जर्व लाइटनिंग। तो देखिए जब उसके एरिया में बिजली चमकी तो चमकने के 5 सेकेंड बाद में उसको बिजली चमकने की आवाज़ सुनाई दी। हाउ फार इज फ्रॉम द प्लेस वेयर लाइटनिंग ऑकर्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जहाँ पे बिजली चमकी उस एरिया से वो कितना दूर है, और आपको यहाँ पे दे रखा है स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू 330 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि वो उस एरिया से कितना दूर है जहां पर बिजली चमकी। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू 330 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में गिवन है। टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच, साउंड को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड, स्पीड इनटू टाइम। अब हमको यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है। स्पीड कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 330 मल्टीप्लाई बाय 5, 500, 5 3 जा 15, 1 goes there, 5 3 15 प्लस 1 16। तो डिस्टेंस कितनी है 1650 मीटर। ठीक है। Therefore, सूर्या इज 1650 मीटर फार फ्रॉम द प्लेस वेयर लाइटनिंग ऑकर्स। ये आपको मीटर में दे रखी है। अगर आपको इसमें किलोमीटर में पूछा जाए तो हम इसको फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.650 किलोमीटर। क्लियर। और मैं आपको क्वेश्चन दे रखा है नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन दिस स्केल, वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ, इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको उस स्केल का नाम बताना है जिसके ऊपर अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को मेजर किया जाता है। अब आपसे आगे कहा गया है कि अर्थक्वेक की जो मेजर आ रहा है वो 3 आ रहा है उस स्केल के ऊपर। तो क्या ये सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज। अब देखिए मेजर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो क्या इससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसका आंसर होगा द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल। तो देखिए जो अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है वो रिक्टर स्केल पे मेजर की जाती है। दिस स्केल हैज़ द रीडिंग फ्रॉम 1 to 10। इस स्केल के ऊपर रीडिंग होती है 1 से लेकर 10 तक। द रीडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ऑन द रिक्टर स्केल वुड बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ। तो देखिए 1 से लेकर 10 के बीच में होती है, आपको यहाँ पर 3 दिया गया है तो वो सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड की जाएगी। इफ़ द रिक्टर स्केल गिव्स अ रीडिंग ऑफ 3 मैग्नीट्यूड 3 देन द अर्थक्वेक इज नॉट लाइकली टू कॉज मच डैमेज। तो देखिए अगर रिक्टर स्केल पे जो उसका मेजरमेंट आ रहा है वो 3 मैग्नीट्यूड आ रहा है तो वो जो नुकसान होगा वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है गिव 2 डिफरेंस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस। अब आपको यहाँ पर जाइगोट और फीटस के बीच में 2 डिफरेंस बताने हैं तो इसका आंसर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइगोट की। अ जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड स्पर्म सेल। लेकिन अगर हम बात करते हैं फीटस की, अ फीटस इज फॉर्म बाय मल्टीपल डिवीजन ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। दूसरा इनका बीच में डिफरेंस है इट इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर और फीटस इट इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक इफ लाइटनिंग ऑकर्स व्हाइल यू आर आउटसाइड द हाउस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप घर के बाहर हैं और बिजली चमक रही है तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा यू कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आउटसाइड द हाउस ड्यूरिंग लाइटनिंग। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, स्टे अवे फ्रॉम टॉल ट्रीज, स्टे अवे फ्रॉम ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी एटसेट्रा। बट क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑसिलेट्स का मतलब क्या होता है या फिर ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे 2 पोजीशन है, पोजीशन 1 और पोजीशन 2। तो देखिए सबसे पहले ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो 1 पे जाएगा, फिर ये 2 पे जाएगा, फिर वापस 2 से ये 1 पे आएगा। तो ये क्या होता है कंप्लीट ऑसिलेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अ पेंडुलम ऑसिलेट 60 टाइम्स इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में वो 60 टाइम इस तरीके से मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड निकालना है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है अ पेंडुलम मेक 60 ऑसिलेशंस इन 3 सेकेंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे पहले हमको नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं 60 और टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो किस में होती है हर्ट्ज में होती है। अब हमको निकालना है टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय द पेंडुलम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय द पेंडुलम। अब आपको यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है तो हमको 1 ऑसिलेशन का निकालना पड़ेगा। तो कितना टाइम लग रहा है इसको 3 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय द पेंडुलम 60। ठीक है। अब हमको यहाँ पे 3 को 60 से डिवाइड करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 60, 0.0,
फिर यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 0, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 5 30, 300। तो हमारा आंसर कितना आया, टाइम पीरियड कितना आएगा 0.05 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन आर 0.05 सेकेंड एंड 20 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और दूसरा क्वेश्चन है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो सबसे पहला आंसर करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो देखिए किसी भी मटेरियल पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मेटल की लेयर चढ़ाने को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर कोई भी 4 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं। तो इसका आंसर होगा एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स आर एज फॉलोज, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स, किचन स्टोव्स, डोर हैंडल्स, हैंडल बार ऑफ बाइसिकल्स एंड बाइक। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं और ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए बनाई जाती हैं। अब आपको कौन से प्रिकॉशंस को ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स आर एंटीबायोटिक शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। तो देखिए एंटीबायोटिक मनमर्जी से नहीं लेना चाहिए, कोई भी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हो उसके सुपरविजन में लेना चाहिए। कोर्स इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीटेड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। तो देखिए जब भी हम डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक का कुछ कोर्स लिखते हैं कि हफ्ते भर लेनी है, 15 दिन लेनी है, तो उस कोर्स को हमको कंप्लीट करना चाहिए। अगर वो कोर्स को हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमको फिर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए जो कोर्स की टाइम होता है उस हिसाब से हमको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है राइट ट्रू अगेंस्ट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनके सामने आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। पहला स्टेटमेंट है फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जो CNG है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा पॉल्यूटिंग है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो CNG है वो इको फ्रेंडली गैस है। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि अर्थक्वेक के बारे में एडवांस में प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। अगला स्टेटमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड इज लेस देन द प्रेशर एट ग्राउंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाई एल्टीट्यूड पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ग्राउंड के प्रेशर के कंपैरिजन में कम होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। अब आपको यहाँ पे ह्यूमन आई को ड्रॉ करना है और इन पार्ट्स को लेबल करना है, रेटिना, आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस एंड कॉर्निया। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर आई है और हमने पहले से इसको लेबल कर लिया है। तो ये देखिए जो लेयर होती है इसे कहा जाता है रेटिना। ये जो आप देख सकते हैं डार्क, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है आइरिस, और ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है इसे कहा जाता है कॉर्निया, और ये जो आपको नजर आ रहा है इसे कहा जाता है क्रिस्टलाइन लेंस। और मैं आपको क्वेश्चन दे रखा है लिस्ट एनी 5 वेज टू टेक केयर ऑफ योर आइज। तो आपको कोई 5 तरीके बताने जिससे कि हम अपनी आँख को ध्यान रख सकते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे हम द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलो टू टेक केयर ऑफ योर आइज। पहला स्टेप है वी मस्ट गेट आई साइट चेकअप्स डन इन केस ऑफ एनी चेंजेस इन द विजन। देखिए अगर हमारे विजन में कोई चेंज आता है या फिर हमें धुंधला नजर आता है तो हमको आई साइट चेक करानी चाहिए। दूसरा तरीका है वी मस्ट अवॉइड वॉचिंग स्क्रीन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हमको ज़्यादा देर तक स्क्रीन को एक्सपोजर नहीं करना चाहिए, चाहे वो फ़ोन की स्क्रीन हो चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो। अगला तरीका है वी मस्ट ईट फूड रिच इन विटामिन दैट प्रमोट्स आई हेल्थ। हमको ऐसे विटामिन खाने चाहिए जो कि हमारे आई हेल्थ को प्रमोट करे। फोर्थ पॉइंट है वी मस्ट स्लीप डेली फॉर अ मिनिमम ऑफ 7 to 8 आवर्स टू हैव अ गुड आई हेल्थ। तो देखिए अच्छी हमारी आंख अच्छी रहे, हमारी आंख हेल्दी रहे, इसके लिए हमको मिनिमम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है डू नॉट रब योर आइज इफ देयर इज एन इरिटेशन और डस्ट पार्टिकल्स एंटर योर आइज, वॉश देम विद क्लीन वाटर। तो देखिए अगर हमारी आंख में कोई कचरा गिर जाता है या फिर आंखों में इरिटेशन होती है तो हमें अपनी आंख को रब नहीं करना चाहिए, हमें उसे साफ पानी से धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नेम द हार्मोन विच वुड बी रिलीज ड्यूरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। अब आपके सामने यहाँ पे कुछ सिचुएशन दे रखी है, आपको बताना है कि इन सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। तो पहली सिचुएशन है अ फ्राइटेंड पर्सन, जब आदमी डरावा होगा तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एड्रेनलिन हार्मोन। अगली सिचुएशन है ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड टू एन एडल्ट। देखिए बच्चा है, जब वो एडल्ट में बदलेगा, जब वो एडल्ट में ग्रो करेगा तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन। अगली सिचुएशन है डेवलपमेंट ऑफ अ कैटरपिलर टू मॉथ। कैटरपिलर जब मॉथ में डेवलपमेंट करेगा तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, इंसेक्ट हार्मोन।
डेवलपमेंट ऑफ अ टेडपोल टू फ्रॉग, जब टेडपोल फ्रॉग के अंदर डेवलप होगा तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से जब स्पर्म का प्रोडक्शन होगा तो फिर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बच्चों आपके पेपर का सेक्शन ई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको पैराग्राफ गिवन है, पैराग्राफ को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम 2 स्टेट्स वेयर नेचुरल गैस इज फाउंड इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा एंड राजस्थान, जो कि पैसेज के अंदर गिवन है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज नेचुरल गैस कॉल्ड आइडियल फ्यूल। नेचुरल गैस को आइडियल फ्यूल क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा नेचुरल गैस इज कॉल्ड एन आइडियल फ्यूल बिकॉज इट इज इको फ्रेंडली एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG। तो इसका आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और अगला क्वेश्चन है, राइट 2 यूजेस ऑफ CNG। तो इसका आंसर होगा इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन एंड इट इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका पैराग्राफ बेस्ड है। यहाँ पे भी आपको वीडियो को पॉज करना है, पैराग्राफ को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर हार्मोन्स। तो इसका आंसर होगा हार्मोन्स आर केमिकल्स सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट कोऑर्डिनेट सर्टेन फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अगला क्वेश्चन है, विच ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड एंड बाय। किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द अदर ग्लैंड्स। अगला क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन विच कंट्रोल्स मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। तो इसका आंसर होगा थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पैंक्रियास इन अ डायबिटिक पेशेंट। तो इसका आंसर होगा पैंक्रियास सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन विच रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। अगला क्वेश्चन है, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास एंड एड्रेनल ग्लैंड। इस क्वेश्चन में भी आपको पैराग्राफ को रीड करके अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। हम क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर होगा 78%। अगला क्वेश्चन है, नेम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो इसका आंसर होगा सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 2 यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 यूजेस बताने हैं। तो इसका आंसर होगा इट इज़ यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, इसको फूड प्रिजर्वेटिव में काम में लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स आफ्टर देयर डेथ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब प्लांट्स एंड एनिमल डेड हो जाते हैं, इनकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो फिर उसके बाद में उनके साथ में क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। तो देखिए, जब प्लांट एंड एनिमल की डेड हो जाती है, इनकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया फंगी हैं, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसे प्लांट्स वापस यूज में लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपके साइंस के एनुअल एग्जाम के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।